नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे कुंडली मिलान के बारे में। आपने कुंडली मिलान का नाम तो सुना ही होगा। वर और वधू की शादी जब होती है तो उससे पहले वर और वधू की कुंडली का मिलान होता है, जिसको कहते हैं गुण मिलान। वर और वधू के कुंडली के अनुसार कितने गुण मिल रहे हैं और गुण मिलान में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुंडली का मिलान इसलिए किया जाता है जिससे लड़का और लड़की की शादी के बाद उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। आपने देखा होगा, शादी के बाद पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या पति पत्नी रोग से ग्रस्त रहते हैं, पुत्र प्राप्ति में देरी हो जाती है और कई बार तो हमने देखा है कि आपस में तलाक भी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली यानी लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान सही तरीके से हुआ हो तो फिर शादी के बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अगर कुंडली का मिलान लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान सही तरीके से नहीं हुआ हो तो शादी के बाद कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली मिलान को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना है। कुंडली मिलान से ऐसी कई चीज़ों का पता चल जाता है कि वर और वधू का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इनका वैवाहिक जीवन कब तक चलेगा। यह सब कुंडली मिलान करते समय ही पता चल जाता है। आजकल होता क्या है कि हम लोग दहेज प्रथा को मान करके कुंडली मिलान नहीं करते हैं। हम देखते क्या है, अगर लड़का नौकरी कर रहा है या लड़की नौकरी कर रही है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं और कुंडली का मिलान नहीं करते हैं। और ऐसे हमने कई जोड़े देखे हैं कि मनपसंद शादी करने के अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं, शादी के बाद 5 साल 7 साल हो जाते हैं और उनके यहाँ संतान नहीं होती है। जब हम पूछते हैं कि आपकी कुंडली का मिलान हुआ था तो वह बताते हैं कि हमारी कुंडली का मिलान नहीं हुआ था। तो इसका यही परिणाम होता है कि अगर कुंडली का सही मिलान ना हो तो विवाह के बाद कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, पुत्र संतान ना होना, तलाक हो जाना और भी कई समस्याएं हैं जो कुंडली मिलान ना करने के बाद शादी कर लेते हैं तो उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब है, जब भी आप अपनी लड़की या अपनी बहन या अपनी किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी करें तो लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान अच्छे विद्वान से जरूर करा लें। आज हम आपको इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कुंडली मिलान पर किन किन चीज़ों का विचार करना चाहिए। वैसे तो कुंडली मिलान के लिए हमें कई चीज़ों पर विचार करना चाहिए, लेकिन हम आपको मुख्य बिंदुओं को बताएंगे जिसको देखना अति आवश्यक है। नंबर 1, आप लड़का और लड़की का वर्ण देखें। लड़की का वर्ण क्या है और लड़का का वर्ण क्या है। ये राशियों में वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये राशियों में वर्ण होते हैं। तो लड़का और लड़की के वर्ण देखिए। लड़का का वर्ण
लड़की के वर्ण से उच्च होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। जैसे लड़का ब्राह्मण वर्ण का है तो लड़की वैश्य वर्ण की होनी चाहिए। अगर लड़का वैश्य वर्ण का है तो लड़की शूद्र वर्ण की होनी चाहिए। अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है तो लड़की वैश्य वर्ण की होनी चाहिए। अगर लड़की ब्राह्मण वर्ण की है तो लड़का शूद्र वर्ण का या क्षत्रिय वर्ण का नहीं होना चाहिए। या तो दोनों का वर्ण समान हो, लड़का लड़की का वर्ण समान हो, या लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से छोटा हो। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो लड़की का वर्ण लड़का के वर्ण से छोटा होना चाहिए कुंडली मिलान में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अब दूसरी बात हम आपको बता दें, ग्रह मैत्री। लड़का और लड़की की जो राशि होगी उन राशियों के स्वामी में आपस में मित्रता होना चाहिए। लड़का की जो राशि होगी और लड़की की जो राशि होगी उन दोनों के ग्रहों के स्वामी में आपस में, राशियों के स्वामी में आपस में मित्रता होना चाहिए। अगर दोनों की राशियों के स्वामी में आपस में मित्रता नहीं होगी तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होगा। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। और अगली बात, नाड़ी। आपको लड़का और लड़की की नाड़ी जरूर देख लेनी चाहिए। वह लड़का और लड़की की नाड़ी एक ही होगी तो भी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं माना जाएगा, पर इस दाम्पत्य जीवन आपका दुखपूर्वक व्यतीत होगा। तो लड़का और लड़की की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। लड़का की नाड़ी अंत है, लड़की की नाड़ी भी अंत है, तो शादी नहीं होनी चाहिए। तो एक की नाड़ी अंत हो, एक की नाड़ी मध्य हो तो शादी हो सकती है, या एक की नाड़ी आदि हो या एक की नाड़ी अंत हो तो भी शादी हो सकती है। हमारा कहने का मतलब है लड़का और लड़की की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। इस पर भी आप विशेषकर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं योनि की। लड़का और लड़की की योनि की जांच जरूर कर लेना चाहिए। अगर लड़का और लड़की की योनि शत्रुता में होगी तो भी उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं माना जाएगा, पुत्र प्राप्ति में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो लड़का और लड़की की जो योनि देखना है उसको किस प्रकार से देखना है, उसको आप इस प्रकार से समझ लें। अगर लड़का की योनि गौ है और लड़की की नाड़ी व्याघ्र है तो ऐसी शादी नहीं करना चाहिए। यानी योनि में परस्पर शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। इस पर भी आप विशेषकर ध्यान रख लें। तो महाशत्रु योनि कौन कौन सी होती हैं इसको हम आपको बता दे रहे हैं। गौ और व्याघ्र ये शत्रु योनि होती हैं। श्वान और हिरण ये भी शत्रु योनि होती हैं। सर्प और नकुल ये भी शत्रु योनि होती हैं। अश्व और महेश ये भी शत्रु योनि होती हैं। गज और सिंह ये भी शत्रु योनि होती हैं। मेष और बानर ये भी शत्रु योनि होती हैं। मूषक और मार्जार ये शत्रु योनि होती है। इनमें शादी नहीं करना चाहिए। तो आपको योनि पर भी विचार कर लेना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है गण पर। गण 3 प्रकार के होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। तो कुंडली का आप मिलान करें तो आप गणों को भी जरूर देख लें। लड़का और लड़की के जो गण हैं वो एक हो तो शादी हो सकती है। देव और मनुष्य हो, लड़का का गण देव हो और लड़की की मनुष्य हो, या लड़का की मनुष्य हो, लड़की के देव हो तो भी शादी हो सकती है। देव में शादी हो सकती है
देव मनुष्य में शादी हो सकती है, मनुष्य मनुष्य में शादी हो सकती है, राक्षस राक्षस में शादी हो सकती है, लेकिन राक्षस देव और राक्षस मनुष्य में लड़का और लड़की की शादी नहीं हो सकती है। तो आपको गण का भी ध्यान देना है कि आपकी लड़की और लड़के के गण कौन है। अगर देव और मनुष्य हैं तो लड़का और लड़की की शादी हो सकती है, अगर राक्षस और देव हैं तो शादी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें देखना चाहिए भकूट। भकूट क्या है इसको भी आप समझ लें। भकूट होता है नौपंचक, द्विद्वादश और खड़ाष्टक। कहने का मतलब है अगर आपकी राशि से लड़की की राशि द्वादश पड़ती है तो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से लड़की की राशि या लड़की की राशि से आपकी राशि द्वादश पड़ती है तो शादी नहीं करनी चाहिए। इसको कहते हैं द्विद्वादश, क्योंकि दूसरा स्थान होता है धन का और द्वादश स्थान होता है व्यय का। तो दोनों की दाम्पत्य जीवन शादी हो जाएगी द्विद्वादश में तो आपके यहाँ खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आपके यहाँ पैसा नहीं रहेगा, लक्ष्मी चली जाएगी, लक्ष्मी आएगी नहीं। इसके बाद देखना है नौपंचक। तो आपकी राशि से या लड़के की राशि से या लड़की की राशि से, लड़की की राशि वर की राशि नौवीं राशि पड़ती है या पांचवी राशि पड़ती है तो इसको कहते हैं नौपंचक। तो इसमें भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों धर्म के स्थान होते हैं और दोनों धर्म के स्थान मिल जाएंगे तो ऐसे जोड़ों का जो मन है वो सन्यास की ओर चला जाता है, उनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता, वो ऐसे लोग सन्यासी हो जाते हैं। तो इसलिए भी नौपंचक में शादी नहीं करना चाहिए। इसके बाद खड़ाष्टक योग। लड़की की राशि से या लड़के की राशि से, लड़की की राशि से लड़की की राशि 6 और 8 में राशि नहीं होनी चाहिए, या लड़के की राशि से लड़की की राशि 6 8 में नहीं होनी चाहिए, या लड़की की राशि से लड़के की राशि 6वीं और 8वीं राशि नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं खड़ाष्टक। तो खड़ाष्टक का मतलब होता है 6वां भाव होता है रोग का और 8वां भाव होता है आयु का। अगर खड़ाष्टक योग में शादी होगी तो पति या पत्नी रोगग्रस्त होंगे या आयु क्षीण हो जाएगी। तो खड़ाष्टक योग में 2 प्रकार के खड़ाष्टक होते हैं, एक होता है मित्र खड़ाष्टक, एक होता है शत्रु खड़ाष्टक। अगर मित्र खड़ाष्टक में आप शादी करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, अगर शत्रु खड़ाष्टक में आप शादी करेंगे तो इसमें दिक्कतें होंगी। जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें आप समझ सकते हैं कौन मित्र खड़ाष्टक है और कौन राशि शत्रु खड़ाष्टक है, इसमें आप विस्तार से समझ सकते हैं। तो मित्रों ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको कुंडली के मिलान में, कुंडली का मिलान करते समय करना है। और जब आप लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान करें तो आप दोनों में देखें कि दोनों की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी एक दूसरे के ग्रह कहाँ बैठे हैं। अगर और पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव में दोनों की कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए लड़की की जो कुंडली होगी उसमें सप्तम भाव पुरुष के लिए होगा और लड़की का जो सप्तम भाव होगा वो स्त्री के लिए होगा, और जो दोनों के पंचम भाव पुत्र की या पुत्री के लिए होगा। तो दोनों की कुंडली में संतान का योग है या नहीं है इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। और दोनों की कुंडली में हमें स्त्री या पुरुष का सुख प्राप्त है या नहीं है इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। कुंडली मिलान में बहुत सी चीज़ों पर विचार किया जाता है, लेकिन जो हमने आपको मुख्य बिंदु बताए हैं आप इस पर विशेषकर ध्यान दें। अगर आप अपने घर पर कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों पर जरूर अपना ध्यान आकर्षित कर लें। अगर आप किसी अच्छे विद्वान से कुंडली मिलवा रहे हैं तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों यह थी कुंडली मिलान के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आप भी अपनी कुंडली का सही मिलान करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का मिलान करवा सकते हैं। आप ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु संबंधित जानकारी चाहते हैं तब भी आप संपर्क कर सकते हैं।
पूजा पाठ, अनुष्ठान, ग्रह शांति, वास्तु शांति, किसी प्रकार की शांति आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नए विषय लेकर के। जय श्री राम।